हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमवी साइंस वर्ल्ड पर। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 11 की रसायन विज्ञान हमारी चल रही है। हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट। इसमें हम कर रहे हैं पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से समझ रहे हैं एनसीईआरटी को। तो हम अब तक पढ़ चुके हैं रसायन विज्ञान के जो 11th का फर्स्ट चैप्टर उसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त कर चुके हैं, बहुत सी राशियों के बारे में जान चुके हैं, उनकी जो मात्रक होते हैं उनके बारे में जान चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने द्रव्यमान व भार, घनत्व, ताप, इस प्रकार की जो बहुत से हमारी और राशियाँ थी उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो आज हम जो जानकारी है वो प्राप्त करने वाले हैं वो है मापन में अनिश्चितता। अब देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मापन नाम से स्पष्ट क्या होता है। मापन मतलब मापना। अब किसी चीज़ को मापें, कैसे माप सकते हैं आप? जैसे हम कहें ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है हमारा, इसकी जो लंबाई है वह कितनी है, चौड़ाई कितनी है, जो हमारे हाथ में मार्कर है इसकी लंबाई कितनी है। तो इस प्रकार के जो आपकी ऊंचाई है उसकी आपकी ऊंचाई कितनी है, इस प्रकार की जो मापन होते हैं, मापने की जो विधियाँ होती है उसमें कुछ अनिश्चितताएँ आती है। तो अनिश्चितता हमारी जो विज्ञान है, रसायन विज्ञान, जब आप प्रयोगशाला में वर्क करोगे तो छोटी छोटी अनिश्चितताएं भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। बहुत ही बड़ा जो कह सकते हैं फैक्टर डाल सकती है आपकी छोटी छोटी अनिश्चितताएं। तो उन सभी को क्या करें, मेजर करने के लिए, निश्चित करने के लिए हम यहाँ पढ़ने वाले हैं मापन में अनिश्चितता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मापन में अनिश्चितता मतलब निश्चित नहीं होना, थोड़ा बहुत अधिक होना, कम होना, इस प्रकार की अनिश्चितता हो सकती है। तो नाम आपको समझ में आ गया होगा, मापन में अनिश्चितता। तो इसके अंदर हम जो पहला पॉइंट है हमारा वो पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक संकेतन। जी, हम क्या पढ़ने वाले हैं? वैज्ञानिक संकेतन के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि क्या होते हैं वैज्ञानिक संकेतन और क्या इनका उपयोग है। यह सब कुछ भी हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक संकेतन के बारे में कि वैज्ञानिक संकेतन क्या है, किस प्रकार से यह है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, वैज्ञानिक संकेतन क्या होते हैं, तो इसको अच्छे से जानकारी है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो अब देखिए, अगर हम कहें कि प्रकाश की चाल क्या होती है, क्या कहूँ मैं, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल है वह क्या होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश की चाल क्या होती है, तो अगर आप वैसे कहेंगे तो आप कहेंगे कि प्रकाश की चाल होती है वो 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, इस प्रकार से कुछ आप दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। क्या ये 30 करोड़ हो चुके हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ हो चुके हैं। तो इसके आगे इसका मात्रक भी आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ये प्रकाश की चाल है। थोड़ा सा एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। जो परमाणु है आपका, जो हम पढ़ते हैं परमाणु वह कितना बड़ा होता है, उसका क्या साइज होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो परमाणु के बारे में हम क्या लिखेंगे, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। हम ज्ञात क्या करेंगे, जो हमें वैज्ञानिकों ने बताई है, साइंटिस्टों ने बताई है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। तो उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है वह भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो परमाणु की त्रिज्या होती है 0.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यह क्या है, हमारी परमाणु की त्रिज्या होती है। परमाणु की त्रिज्या होती है। अब देखिए, जैसे हम वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब भी जो हमारे प्रयोग करेंगे तो उसमें इतनी बड़ी संख्या या इतनी छोटी संख्या, ये बड़ी क्यों है, क्योंकि 30 करोड़ मीटर है, ये कितना है, 0.00001 मीटर, या कह सकते हैं कि त्रिज्या है। तो त्रिज्या को किस में ज्ञात करते हैं, हम मीटर में ज्ञात करेंगे। इसे छोटे आर से दर्शाते हैं परमाणु की त्रिज्या को। इसका सिंबल है C चाल। तो यहाँ पर ये इतने छोटे मान को नहीं लिख सकते, ना इतने बड़े मान को लिख सकते हैं। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक संकेत का उपयोग किया कि किस प्रकार से इनको आप दर्शा सकते हैं। उसके लिए किसका उपयोग किया गया, वैज्ञानिक संकेत का उपयोग किया गया। उसके लिए देखिए, आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया। उसके लिए क्या कहा, एक फॉर्मूला है वो है, उसके ऊपर आपको काम करना है। फॉर्मूला क्या होगा, बड़ा N, ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो याद होना चाहिए, इंटू 10⁻⁴ छोटा n। जो यहाँ पर बड़ा n है
ये भी देखिए बड़ा n का मान कितना हो सकता है, बड़े n का मान कितना हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर बड़े n का मान हो सकता है 0.1.0000 कुछ भी, और यह है न्यूनतम, इससे छोटा मान नहीं हो सकता, 0.1 ऐसा कुछ नहीं हो सकता, 1 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, और सबसे बड़ा क्या हो सकता है 9.9999, इस प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका मान हो सकता है, n का मान हो सकता है। वही अगर हम छोटे n की बात करें, छोटा n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा सा ही जानकारी, बेसिक सी बात, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बिना क्या होता है, थोड़ा सा जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में नहीं। अब सूत्र है, इसको अप्लाई कीजिए यहाँ पे, देखिए अब ये सूत्र यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इसमें देखिए n है हमारे पास, n देखिए किस प्रकार से n को दिखाते हैं। तो देखिए n का मतलब क्या है, या तो 1 होगा, 1 के आगे पॉइंट लगा के कुछ भी लिख दो, या 9 होगा, 9 के आगे पॉइंट लगा के कुछ भी लिख दो। तो ये संख्या देखिए यहाँ पर, ये संख्या क्या है, एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन अगर हम इसके यहाँ पे पॉइंट लगा दें तो क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है? जी हाँ, नहीं पड़ने वाला ना इसमें कोई भी फ़र्क, क्योंकि वह संख्या क्या रहेगी, उतनी की उतनी ही रहने वाली। अब देखिए यहाँ पे 0 को निकाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8 0 को निकाल दे, पीछे क्या बचा 3, ये क्या आ गया हमारा n का मान आ गया। गुणा में क्या लिखोगे 10 की पावर, जितने आपने n को छोड़ा, यहाँ जैसे देखिए इस तरफ से जब पॉइंट में इधर जाएंगे, पॉइंट में इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जो 10 का मान है वह हमेशा किस में आने वाला है, पॉजिटिव में आने वाला है। किस में आने वाला है, पॉजिटिव में। यहीं अगर हम बात करें इस पॉइंट से इस तरफ, दशमलव से इस तरफ बढ़ेंगे तो मान नेगेटिव में आएगा, दशमलव से पीछे की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव में, दशमलव से आगे की तरफ जाएंगे तो मान आएगा नेगेटिव में। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो +8 मीटर पर सेकेंड। अब एक छोटी संख्या होगी ना, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या प्रकाश की चाल है, आसान है, लेकिन इसे लिखोगे 30 करोड़ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से देखिए इसको देखते हैं। अब देखिए हमें एक अंक लेना है, ये क्या लेना है, 1 लेना है। तो ये क्या है, n का मान आ गया हमारा 1। अब 1 के बाद दशमलव, या कुछ भी आप मत लिखो, चाहे दशमलव लगाओ ना लगाओ, लेकिन 1 होना आवश्यक है। अब देखिए गुना लगा दीजिए, अब गुना लगा दिया आपने। अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरफ बढ़ना है, हमें क्या करना है, इस तरफ बढ़ना है। तो 10⁻⁴ किस में आएगी, यहाँ पे प्लस में थी, माइनस में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी आई 9, और एक ये रहा 10, कितना हो गई 10। एक तो दशमलव से पहले है और 9 उसके बाद में है, तो कितनी हो गई 10 हो जाती है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, मीटर। हमारा जो परमाणु है उसका जो त्रिज्या है वह आ गई हमारे पास 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ये क्या है, हमारे परमाणु की त्रिज्या है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो वैज्ञानिक संकेत है उसमें प्रकाश की चाल, किसी भी छोटे से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या का जो मान है वह भी हम अच्छे आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखने वाले हैं, आगे हम देखेंगे कि जो वैज्ञानिक संकेत है, कुछ हमें संख्याएं दे दी जाए, उन्हें कहे जोड़िए घटाइए, तो उनको किस प्रकार से हम हल करेंगे वह अब हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर इसका मात्रक करने देते हैं मीटर। ये तो क्या थी, हमारी छोटी सी जानकारी थी कि किस प्रकार से आप किसी चीज़ की चाल वगैरह ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसका जो हमने निकाला था +8 मीटर पर सेकेंड, और इसका था 0 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें, अब हम कुछ संख्याओं को सबसे पहले जोड़ना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे, जोड़ना यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो जोड़ने के लिए यहाँ पे हम कुछ संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 9 × 10⁻⁻5, ये दे दी हमें। और हमें दूसरी संख्या एक और क्या दे देते हैं कि 3.2 × 10⁻⁻6। ये कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा हो, प्लस में लीजिए, माइनस में लीजिए, कुछ भी लीजिए, हम इसे ले रहे हैं। तो देखिए अब इसका हम जोड़ करना सीखेंगे। क्या सीखने वाले हैं, अब इस संख्या का हम जोड़ करना सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से इसे हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको इस प्रकार लिख लीजिए, आप जोड़ के संकेत में लिख लीजिए। अब ये जो दो संख्याएं हैं,
क्या करिए, इन दो संख्याओं को आप क्या करिए, जोड़ देते हैं। इन दोनों संख्याओं को क्या कर देते हैं, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ याद रखनी है, चाहे गुना करे, जोड़ करे, भाग करे, इनकी घातें आपको पहले समान करनी होगी। जो घात दी गई है वह आपको हमेशा समान रखनी होगी। तो घात समान करने के लिए क्या कहें, दो कंडीशन हो सकती हैं, दोनों कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक करने वाले हैं, या तो 6 को 5 कर लीजिए या 5 को 6 कर दीजिए, यही है ना, या तो 6 को 5 कर दीजिए या 5 को 6 कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो हम आसान रहने वाली है हमारे लिए, हम यहाँ पे करने वाले हैं कि हम ये जो हमें दिया गया है 10 टू पावर -5 और 10 टू पावर -6 को -5 कर दें, मतलब इसमें एक जोड़ दें, तो क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या कंडीशन कर सकते हैं, 9 × 10 टू पावर -5 प्लस, अब एक दशमलव को इधर लाएंगे तो क्या होगा, एक जुड़ जाएगी, दशमलव को इधर लाए मतलब 0.32 गुना 10 टू पावर -6 प्लस 1, तो कितनी हो गई, 9 गुना 10 टू पावर -5 प्लस 0.32 गुना 10 टू पावर, अब देखिए यहाँ पे -6 में एक जोड़ा तो क्या है -5, ये आपको अच्छे से आता होगा, आपने गणित अच्छे से की होगी 10th क्लास में, तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से आता होगा। अब देखिए, अब जो पहले की दोनों संख्याएं हैं उन्हें जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जो हमें पहले की दो संख्याएं दी गई हैं उनका जोड़ कर देते हैं। देखिए 9 प्लस 0.32, अब साथ में देखिए क्या आ रहा है, साथ में हमें यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त होने वाला है, तो हम लिखेंगे, अगर दोनों समान है तो समान लिख दीजिए 10 टू पावर -5। अब देखिए इसमें इसका जोड़ करते हैं तो क्या आ जाएगा, 9.32 गुना 10 टू पावर -5, ये क्या है, हमारा आंसर हो जाता है। ये हमने क्या सीखा, जोड़ करना सीखा। सबसे पहले घाते समान की, हमने घाते समान करने के बाद मूल अंक को जोड़ दिया और उसके बाद जो हमारे 10 टू पावर घात थी उनको हमने क्या कर दिया, आपस में जोड़ कर दिया। या आप कह सकते हैं कि समान है तो समान कॉमन लेकर के इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। तो ये क्या था, हमारा जोड़ना हो चुका है। अब हम क्या सीखने वाले हैं, जोड़ना अच्छे से आ चुका होगा मुझे उम्मीद है आपको। अब हम इसको घटाना सीखते हैं, क्या सीखते हैं, इसको घटाना सीखते हैं। तो चलिए घटाव सीख लेते हैं हम, यहाँ पर किस प्रकार से घटाया जाता है यही मान ले लेते हैं हम। 9 गुना 10 टू पावर -5 इंटू, घटा रहे हैं अब हम 3.2 इंटू 10 टू पावर -6, इसको इसके अंदर घटाना है। तो घटाने के लिए देखिए क्या करते हैं, फिर से हमें वही काम करना है, क्या करना है, दोनों की घातों को क्या कर लेना है, समान कर लेना है। पहला वर्ग ही यही करना है आपको। देखिए 9 गुना 10 टू पावर -5 माइनस 0.32 गुना 10 टू पावर -5, ये आपको सिखा चुका हूँ, बार बार सिखाने की आवश्यकता नहीं है कैसे किया जाएगा। अब आपको इसमें से क्या कर देना है, घटाव करना है, घटा देना है। तो लिख लीजिए 9 माइनस 0.32 गुना 10 टू पावर -5, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, 9 में से 3.2 घटाए तो कितना बचता है, बच जाएगा हमारे पास 8.68 गुना 10 टू पावर -5। तो मुझे उम्मीद है आपको ये घटाव भी अच्छे समझ में आया हो। कुछ नहीं करना, घाते समान कर दीजिए, मूल अंक को घटा दीजिए, घातों का आपस में क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं आप। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम सीख लेते हैं गुणा करना। क्या सीखते हैं, गुणा करना। उसके बाद आपको भाग करना भी सिखाऊंगा। तो गुणा करने के लिए यही अंक है वो ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं, 9 गुना 10 टू पावर -5। अब गुणा का निशान लगा दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है, वही काम करना है जो क्या किया था, पहले किया था। क्या करना है, वही काम करना है। इस अब ये देखिए, जोड़ या घटाव में आप क्या कर रहे हैं, घातों को कर रहे हैं समान, लेकिन गुना या भाग में आपको घातों को समान नहीं करना है। जोड़ घटाव में घातों को समान किया, लेकिन गुना में क्या करना है, आपको घातों को समान नहीं करना है। तो देखिए गुणा में क्या होता है, जब गुणा होती है घातें तो आपस में जुड़ जाती है। क्या होता है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए 9 गुना 3.2 गुना 10 टू पावर -5 -6। अब इसका इसके साथ क्या कर दें, गुणा कर दें तो कितना आता है, 9 27 और 0.2 है तो 2 के साथ 18, तो कितना आ गया 28.8, ये आएगा मेरे हिसाब से। अगर आपको और कुछ आ रहा है तो आप निकाल लीजिएगा। और देखिए माइनस माइनस की घातें हैं तो जुड़ जाएगी, माइनस माइनस की घातें हैं तो क्या होगा, जुड़ जाएगी। अगर माइनस प्लस की होती तो घट जाती इस प्रकार से, लेकिन माइनस माइनस की आपस में जुड़ेगी। अब देखिए आपको क्या करना है, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमारा सूत्र क्या था, हमने यहाँ पे पढ़ा था थोड़े समय पहले,
n गुना 10⁻⁻n। तो मैंने क्या कहा था, n का मान या तो 1 होगा या 9 होगा, मतलब 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 28 आ रहा है। 28 आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, एक घात और छोटी करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, एक और मान है वो छोटा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये दशमलव यहाँ आएगा तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। दशमलव यहाँ आया 2.88 गुना 10⁻⁻10। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। हमने गुणा करना सीख लिया। अब हम क्या सीखने वाले हैं, भाग करना। क्या सीखेंगे, भाग करना। भाग करना सीखते हैं। तो भाग के लिए पहले वही मान ले लेते हैं अपने जो हमें दिया गया है, क्योंकि अगर हम बार बार क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए। तो समय को बचाव के लिए मैं आपको इसी एक उदाहरण की सहायता से सब कुछ करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें भाग करना है। तो भाग करने का साधारण सा तरीका है, दोनों को क्या लिख लीजिए, भाग में लिख लीजिए। क्या कर लीजिए, दोनों को भाग में लिख लेते हैं। जब दोनों को हम भाग में लिखेंगे तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। दोनों को जब हमने भाग में लिखा तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल। अब जब कैंसल हुआ तो पीछे क्या बचा, जब क्या मान ले हमने क्या कह दिया कि कैंसल हो जाता है आपस में, तो हम यहाँ पे 3 ले लो। इसको 0.2 को थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो 3 ले लेते हैं सीधा। 3 लिया तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3 बच गया। अब ये जो घात भाग में है ऊपर आएगी, ऊपर आने के कारण जो भाग में जो घात है वह क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 3 गुना 10⁻⁻6 + 6। अब देखिए 3 गुना यहाँ पे क्या बचा, 10, एक ही घात बची वो भी प्लस की बची। तो उत्तर कितना आ गया, 30। उत्तर कितना आ गया हमारे पास, 30। ये क्या हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने अच्छे से सीखा। क्या सीखा, मापन में अनिश्चितता वैज्ञानिक संकेतन जाने, जोड़ना सीख लिया, उसके बाद घटाना सीखा, गुणा करना सीखा, भाग करना सीखा। उम्मीद है मुझे आपको एक अच्छा से आया होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं। तो अब हमने सीखा था, अभी अब सीख चुके हैं, जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया, गुणा करना सीख लिया, भाग करना सीख लिया। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ अपने बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सार्थक अंक। अब ये सार्थक अंक क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका उपयोग है, क्या विवरण है, वो पढ़ते हैं। चलिए देखिए सार्थक अंक क्या होता है। सार्थक अंक में जैसे आप प्रयोगशाला में जाते हैं, क्या जाते हैं आप, प्रयोगशाला में जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ प्रयोग करने के लिए कोई भी आप मान लीजिए किसी भी प्रकार का चूर्ण ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो उसको आपको पहले क्या करते हैं, जो छोटी सी तुला रखी होती है हमारी प्रयोगशाला में, उसके ऊपर उसका क्या करते हैं, भार नोट करते हैं कि कितना जो मात्रा हम लेने हैं, प्रयोग में जितनी दी होगी। तो इसी प्रकार से जो हमारा तुला होती है, जैसे हमने लिया किसी ने 1.3 ग्राम, उसी भार को वही दूसरा बच्चा जब माप करता है तो वह आ जाता है 2.1 ग्राम। हो सकता है क्योंकि 1 ग्राम कितना होता है आप भी सोच सकते हैं, 2 ग्राम कितना होता है आप भी अच्छे से जान सकते हैं। तो ये क्या है, एक अनिश्चितता आ गई ना इनके बीच में। देखिए क्या है, एक प्रकार की अनिश्चितता है। एक ही प्रकार का, एक ही चीज़ का मेजरमेंट लेने पर भी 2 अलग अलग क्या आ रहे हैं, मान आ रहे हैं हमारे पास। तो इस प्रकार से देखिए पहले परिशुद्ध पदार्थ देखते हैं कि परिशुद्ध सार्थक अंक क्या होते हैं। तो देखिए 1.3 ग्राम और दूसरा हमारे पास क्या है 2.1 ग्राम। तो ये दोनों के बीच में अंतर वैसे देखें अगर हम देखते हैं तो बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है। लेकिन इसे हम वैज्ञानिक दृष्टि से अगर प्रयोगशाला में उपयोग करने के लिए हमें जहाँ पर 1 ग्राम पदार्थ ही चाहिए वहाँ पे डबल कर दें, अगर 2 ग्राम कर दें तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा अंतर है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं बहुत बड़ा अंतर है यहाँ पर। लेकिन उसी चीज़ को इसके आगे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अगर ये आपको ना आए समझ में तो 2-3 ग्राम। अब देखिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट लगने लग गया क्योंकि हमने एक संख्या को और बढ़ा दिया यहाँ पर। अब देखिए ये क्या है, हमारा जो हम कह सकते हैं परिशुद्ध नहीं है, एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, परिशुद्ध नहीं है, परिशुद्ध नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करें, वही हम पदार्थ को क्या करें, तोल रहे हैं, उसका वापस क्या कर रहे हैं, मान प्राप्त करें, तो वही मान इस प्रकार से अब हमें प्राप्त होता है। तो अब ये देखिए इनके बीच का जो अंतर है बहुत कम हो गया। बीच का अंतर क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो मान हमें प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, परिशुद्ध होते हैं। क्या होते हैं, परिशुद्ध होते हैं। तो ये अच्छे से हमने देखा कि कौन से जो मान है, कौन सा जो हमारी गणना है वह परिशुद्ध होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब देखिए यथार्थ क्या होते हैं, यथार्थ सार्थक अंक क्या होते हैं। यथार्थ सार्थक अंक वह होते हैं जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यथार्थ सार्थक अंक वह होते हैं जिसके कि जो प्रायोगिक मान और मानक मान होते हैं,
प्रायोगिक मान और मानक मान के मध्य अंतर न्यूनतम हो। यहाँ पे देखिए जो प्रायोगिक मान और मानक मान, कह सकते हैं कि प्रायोगिक मान हमें यहाँ पे कितना चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए 2.1, लेकिन कितना आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें 2.1 की, 2 की बात करें तो बहुत समीप है ना। तो इस प्रकार के जो हमें मान प्राप्त होते हैं वह मान ही क्या होते हैं, सार्थक मान होते हैं। परिशुद्ध मान भी देख लिया, सार्थक मान भी हमने देख लिया। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं प्रायोगिक मान वह क्या हो, मानक मान लगभग पास समान हो। प्रायोगिक मान और क्या हो, सार्थक मान, दोनों क्या हो, लगभग समान हो तो है क्या होते हैं, इसका सार्थक मान कहलाते हैं। यहाँ पे आप सार्थक मत लिखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मानक मान, मानक मान लिखिए। ये क्या था, हमारे सार्थक मान थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम और थोड़ी सी और अधिक जानकारी वो प्राप्त करते हैं। तो इनके बीच में आप देखिए निश्चित अनिश्चित किस प्रकार के मान होते हैं सार्थक। तो अब देखिए हमने क्या लिया, एक स्केल लिया, हमने यहाँ पर क्या लिया, एक स्केल लिया, उसके अंदर हम इस प्रकार से कुछ गणनाएं लिखी गई हैं। अगर हम एक कोई छड़ लेते हैं, क्या लेते हैं, छड़ लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है यहाँ तक इसकी लंबाई है। तो अगर एक बच्चा इसे देखे, अब ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, अब ये जो इसके मध्य में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, इसके मध्य में आ रहा है, ठीक है। तो अब एक बच्चा इसी मान को ज्ञात करने के लिए कहे तो वह क्या लिखेगा, ये एक है, एक इसके अंदर दो ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर एक बच्चे को कहा जाए कि इसकी गणना करो तो वह क्या लिखेगा, 1 के अंदर 2 है 2, दूसरा बच्चा उसे क्या लिखेगा 1.3, ये लिखेगा। एक बच्चा लिखे 1.2, एक बच्चा लिखता है 1.3। तो इसमें देखिए जो हमारे पास जो ये 1 प्राप्त हो रहा है, एक प्राप्त हो रहा है, वह क्या है, निश्चित प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, निश्चित प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो 2, 3 ये क्या हो रहा है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम जो सार्थक है वो निश्चित सार्थक अंक और अनिश्चित सार्थक अंक में भी हम इसको बांट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सार्थक अंक, निश्चित और अनिश्चित सार्थक अंक के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा और होशियार बच्चा आता है, क्या आता है, और होशियार बच्चा आता है, वह क्या कहता है कि सर जी इसका मान तो 1.25 होगा या 1.3 होगा, ऐसा भी कह सकता है 1.25 है सर जी। तो बीच का है ना 1.25 होने पर, लेकिन यह क्या कहता है, इस प्रकार का जो मान है वह संभव ही नहीं है। इस प्रकार का मान क्या है, संभव ही नहीं है। तो अब किस प्रकार के जो मान है क्या होता है वह सब हम पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ सार्थक अंक के रूल्स पढ़ेंगे, सार्थक अंक के कुछ नियम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए उन्हें शुरू करते हैं। सार्थक अंक के नियम देख लेते हैं हम। अब आपको यह पता चल गया कि निश्चित सार्थक अंक कौन से होते हैं, अनिश्चित सार्थक अंक कौन से होते हैं। तो अब हम कुछ रूल यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो रूल पहला पर हम पढ़ेंगे, हम कुछ रूल पढ़ेंगे। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल यह कहता है कि हमें सार्थक अंक ज्ञात करना है। अब हमें सार्थक अंक ज्ञात करने कि किसमें कितने सार्थक अंक है, किसमें कितने सार्थक अंक है, यह जानकारी प्राप्त करें। तो उसके लिए कुछ रूल हैं हमारे पास। पहला रूल हमें क्या कहता है कि जो हमारे शून्य अंक होंगे, शून्यांक होंगे, उनकी गणना नहीं की जाएगी। कब नहीं की जाएगी, यह भी जरूरी है। अब देखिए, अब मैं इसमें कहूँ कि आप बताइए कितने सार्थक अंक हैं। इस पहले जो मैंने संख्या लिखी है इसमें कितने सार्थक अंक है। तो यहाँ पे देखिए एक है, एक तो सार्थक अंक है। सार्थक अंक 1, 2, 3, 4 ये तो सार्थक अंक है ही है, इनको कोई भी कह नहीं सकता कि अगर मैं लिख दूँ 215 तो तीनों के तीनों क्या है, सार्थक अंक है, ठीक है। तो ये अब देखिए एक, लेकिन ये जो शून्यांक है, शून्यांकों के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, एक। जी हाँ, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, एक सार्थक अंक इसमें है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब हम क्या है, पहला रूल यही है कि जब या तो क्या हो, जब किसी भी संख्या में एक संख्या दी गई हो और उसके बीच में कुछ भी हो, दशमलव हो, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यह क्या होगा, इसमें सार्थक अंकों की संख्या की बात करें तो एक रहने वाली है। दूसरा रूल क्या कहता है, हम एक संख्या देता है, दूसरे रूल में हम एक संख्या लिखते हैं। इस प्रकार से हम एक संख्या लिखते हैं 1.0005। क्या लिखते हैं, 1.0005। तो इसमें अगर हम सार्थक अंकों की बात करें तो दोनों तरफ क्या है, एक मूल संख्या है। तो दोनों की तरफ मूल संख्या होने पर सभी को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4,
5। तो यहाँ पे हमारे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 5 है। अब देखिए अगला नियम हम देखते हैं। हमने 2 नियम अच्छे से देख लिए किस प्रकार से होता है। तो आगे वाले नियम पे हम बढ़ते हैं। तीसरा नियम हमें क्या कहता है? तीसरा नियम हमें कहता है कि अगर हमें यह दे दिया गया 500, तो इसमें आप क्या कीजिए? सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना भी लिख सकते हो आप इसको, 50,000 लिख लीजिए, 5,000 लिख लीजिए, 500 लिख लीजिए, 50 लिख लीजिए। तो इसमें अगर सार्थक अंक मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले मूल संख्या है, उसके बाद कितने भी अंक है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितने भी शून्यांक है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसके जो सार्थक अंकों की संख्या है वह 1 होने वाली है। उसी प्रकार से हमारे आगे वाले उदाहरण, चौथे उदाहरण पर चलते हैं। इसी को ले लेते हैं। इसके नीचे क्या लगा दिया? दशमलव लगा दिया। दशमलव लगाने का मतलब क्या है कि जिस किसी ने भी ये प्रयोग किया है उसने सत्यता की जांच 5 के बाद भी 4 अंकों तक की है। सत्यता की जांच कब तक की है? 4 अंकों तक की है। तो इसमें अगर सार्थक अंकों की बात करें तो 1 2 3 4 5 सार्थक अंक हमारे पास यहाँ पे हैं। आप इसे लिख सकते हैं। हम ये क्या बता रहे हैं? सार्थक अंक बता रहे हैं। कितने सार्थक अंक हमारे पास यहाँ पे है। उसी प्रकार से हम 5वें नियम ये समझ में आ गया कि अगर दशमलव लगा है किसी भी संख्या के अंत में और शुरू में क्या है? कोई मूल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा, तो हम पूरे जीरो को काउंट करने वाले हैं। उसी प्रकार से हमें 5वें रूल पे चलते हैं। 5वां रूल ये है कि अगर आपको एक इस प्रकार की संख्या दे दी जाए, इस प्रकार की आपको संख्या दे दी जाए, इस प्रकार की संख्या में आपको क्या करना है? आपको ज्ञात करना है कि कितने सार्थक अंक है। क्या है? कितने सार्थक अंक है। तो इसमें कितने सार्थक अंक है? दशमलव के बाद भी किसी ने जिसने प्रयोग किया है उसने जानकारी प्राप्त की है, 2 अंकों तक सत्यता की जांच की है, तो हमें पूरे के पूरे को काउंट करना है और यहाँ पर भी 5 सार्थक अंक है। अब इसमें परिवर्तन देखिए यहाँ पे और इसमें क्या अंतर है। इसमें शुरू में क्या है? एक अंक है। अगर यहाँ पे हमारे पास शुरू में एक अंक होता तो यहाँ पे हमारे पास 5 सार्थक अंक होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए छठे की तरफ बढ़ते हैं। छठा बात हमें क्या कहती है? छठी बात, छठा हम कह सकते हैं प्रयोग क्या कहता है कि अगर हमें ये 500 दिया गया है, हमने इसको किस प्रकार से लिख लिया? 5 × 10⁻², लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 × 10⁻² है, तो इसमें कितने सार्थक अंक है? तो इसमें भी 1 सार्थक अंक ही है। कितने सार्थक अंक है? सिर्फ 1 सार्थक अंक है। तो ये तो हमारी सार्थक अंकों के बारे में जानकारी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ और नियम जानते हैं। यहाँ पर हम जानने वाले हैं हमारा अब कुछ संख्याओं के बारे में। क्या जानने वाले हैं? कुछ सार्थक अंकों की जो गणितीय गणना है। अब गणितीय गणना किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे गणितीय गणना या सार्थक अंकों की गणितीय गणना। गणितीय, आप पॉइंट इस प्रकार से भी डाल सकते हैं कि सार्थक अंकों की गणितीय गणना। तो अब देखिए सार्थक अंकों की गणितीय गणना में हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से इनकी गणित में गणना किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से इनको जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा, भाग किया जाएगा, वो सब हम द्वारा सीखने वाले हैं अब सार्थक अंकों के बारे में। तो सार्थक अंकों के बारे में हम ये सब कुछ सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से सार्थक अंकों को जोड़ा जाता है। हम यहाँ पर क्या लेते हैं? कुछ सार्थक अंक ले लेते हैं। क्या करते हैं? कुछ सार्थक अंक ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1.15 और क्या ले लेते हैं 2.3 और क्या ले लेते हैं 2.45 से कुछ भी आप ले सकते हैं। 3 हमने यहाँ पर सार्थक अंक ले लिए। अब इन्हें सबसे पहले हम क्या करते हैं? जोड़ेंगे। क्या करते हैं? जोड़ने पर सबसे पहले जोड़ करते हैं। तो कर लीजिए जोड़ इसका, जैसे आप नॉर्मल जोड़ करते हैं उसी प्रकार से आप इसका जोड़ भी करेंगे। दशमलव को सामने रखना है। 6, 5 और 1 6 और क्या आ गया यहाँ पे? 4 8 12 6.266, यही आएगा 6.266। अब इसमें सार्थक अंक देख लीजिए कितने हैं? 3 हैं, 2 हैं और कितने हैं? 4। ये क्या है? हमारे सार्थक अंक कितने हैं इसमें। अब देखिए हमें जोड़ करने का जो नियम है उसमें एक बात यह पता होनी चाहिए कि जब भी हम उत्तर निकालेंगे, जैसे हम ये उत्तर नहीं दे सकते, ये उत्तर नहीं दे सकते, हम जब उत्तर निकालेंगे तो यह क्या करेंगे? जोड़ करो, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, जब जो सबसे कम सार्थक अंक है उसी रूप में हमें दर्शाना है। तो
तो इसको हमें किस रूप में दर्शाना है, इस रूप में दर्शाना है, जिसके सार्थक अंक सबसे कम है उसी रूप में दर्शाना है। तो हमें इस रूप में इसको दर्शाना है। तो इस रूप में दर्शाने के लिए हम एक रूल को यहाँ पर फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं राउंड ऑफ। क्या कहते हैं, राउंड ऑफ रूल कहते हैं ना। राउंड फिगर कर लीजिए किसी चीज़ को, राउंड फिगर कर लीजिए। अगर 400 रुपये है, 99 रुपये, तो उसे राउंड कर लीजिए, 500 कर दीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से राउंड ऑफ का रूल है, वह क्या कहता है, वह हमें कुछ सिखाता है। राउंड ऑफ का रूल है वो, राउंड ऑफ का रूल हमें कुछ सिखाता है। अब देखिए हम कुछ मान ले लेते हैं। यहाँ पर 1.52 लिया, 1.57 लिया, 1.55 लिया, 1.45 लिया, ये हमने कुछ मान लिए। अब इनको क्या दर्शाना है, हमें छोटी संख्या में परिवर्तित करना है। क्या करना है, एक छोटी संख्या में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो सबसे आसान चीज़ देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो सबसे पास में हो, इसके पास में क्या आएगा, जब 5 से कम हो, 5 से क्या हो, कम हो, तो वह इसमें परिवर्तित रह जाएगा, पीछे है उसी में। अगर 5 से ज़्यादा हो तो वह आगे वाली संख्या में। तो इसको लिखें, क्या है, 5 से कम है तो 1.5, यहाँ पे 5 से क्या है, ज़्यादा है, 7 है ना, तो इसे 1.6। ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि अब इसका क्या करें। मैंने कहा 5 से कम है, 5 से ज़्यादा है, तो ये तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 5 है, इनका क्या करें। तो इनके लिए भी राउंड ऑफ का जो रूल है उसमें एक बात कही गई है। इसमें क्या किया गया है, विषम संख्या होने पर एक जोड़ देंगे। क्या होने पर, विषम संख्या होने पर क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 क्या है, सम है या विषम, विषम है, तो इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, 1.6 हो जाए। लेकिन 4 क्या है, सम है, सम है तो एक घटा देंगे, सम है तो क्या करेंगे, एक घटा देंगे, एक घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 4 ही 4 रह जाएगा। उसमें 5 में एक जोड़ेंगे, 6 हो गया, तो 6 का मतलब अब इस रूल में आ गए, इस रूल के मतलब आगे जाना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो अब इस रूल के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या उत्तर आएगा, ये रूल अच्छे समझ लिया। देखिए 6 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो इसका क्या आ जाएगा, 6.2, 6 के जगह 7। अब 7 क्या है, फिर से ज़्यादा है 5 से, तो 6.3। ये क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा इसका। इन सभी का योग क्या होगा, 6.3 होने वाला है। तो इस बड़ी गणना को ना कर करके इस प्रकार राउंड ऑफ के रूल से आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसकी जो लिखाई है वो भी आप लिख सकते हैं कि 5 पे निर्भर करेगा। अगर सम है, विषम है, अगर विषम है तो एक जोड़ देंगे, सम है तो एक घटा देंगे, ये सब कुछ भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था राउंड ऑफ का रूल। अच्छे से उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से इस रूल को समझा होगा, अच्छे से जो जानकारी है वो आपने इसके बारे में प्राप्त की होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानते हैं। अब एक और नया टॉपिक हम यहाँ पर शुरू करते हैं। ये क्या हो गया, हमारा गणितीय गणना हो गई है, राउंड ऑफ रूल हो गया है। तो अब हम एक नई जो हमारा टॉपिक है वह क्या कह सकते हैं, आप यहाँ से शुरू करते हैं। तो नया टॉपिक हम क्या शुरू करते हैं, इसको पहले हम साफ कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्लास में बने रहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए आप इसे एक बार। तो हमने सार्थक अंकों के बारे में अच्छे से पढ़ा, सार्थक अंकों की गणितीय गणना भी अच्छे से कर ली। तो हमारा जो आज का अंतिम टॉपिक रहने वाला है वह है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण किस प्रकार से करते हैं, कुछ विमाएँ होती हैं, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं विमीय विश्लेषण के बारे में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, n1u1 बराबर होता है n2 u2 के, ये याद रखना है। n1 बराबर होता है n1 n2 बराबर होता है n1 u1 बराबर होता है n2 u2 के। तो देखिए अब हमें कुछ एक उदाहरण की सहायता से लेते हैं। हमें क्या, अब देखिए यहाँ पे n1 क्या है, कोई भी राशि होती है, जैसे हमने 5 ले लिया। u1 उसका मात्रक होता है, u1 क्या होता है, उसका मात्रक होता है। तो इसका मात्रक हम क्या ले लेते हैं, मीटर ले लेते हैं। उसी प्रकार से अब हमें ज्ञात क्या करना है, n2 क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। n2 क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो n2 हमें क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है, ये लिख सकते हैं आप। और u2 क्या होगा, वही मीटर में है। u2 भी क्या है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है। वह सब कुछ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो मान आपको 100% में दिया गया होगा उसी हिसाब से चलिए। अब देखिए इसको ज्ञात कैसे करें। हमें n1 पता है, u1 पता है, n2 पता है नहीं है, लेकिन u2 उसका जो मात्रक है वह हमें पता है। तो अब इसका मात्रक ज्ञात कैसे करें। तो अब देखिए, अब जब हम n2 हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, n2 बराबर 5 मीटर। अब ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ ये इसके गुना में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। गुणा से किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जब मान ज्ञात करते हैं तो सेंटीमीटर में होता है,
तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब देखिए 5 मीटर दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, 5 मीटर दिया गया है। अब मीटर क्या कहता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 500 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ये तो पता है। तो अब इसका मान रख देते हैं एक बार फिर से, N2 बराबर 500 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर। क्या आ गया, 500 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर आ गया। तो अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, N2 बराबर क्या आ जाएगा, 500। इसमें N2 का मान रख दीजिए, 5 मीटर बराबर होता है 500 सेंटीमीटर के। ये बिल्कुल आसान सा है गणितीय विश्लेषण, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं है। तो अब हम कुछ जानकारी है वो हमने यहाँ पे देखी। तो N1 क्या है, यहाँ पे हम N1 की बात कर लेते हैं। N1 है क्या, जो हमने यहाँ पे N1 देखा वो है क्या, तो वह क्या है, एक पद्धति में अंकीय अंकित मान है। क्या है, एक पद्धति में अंकित मान। उसी तरह से हम U1 की बात करें। अब यहाँ पे U1 क्या है, तो पहली पद्धति का मात्रक है। क्या है, पहली पद्धति या एक पद्धति कह सकते हैं इसे, आप पहली भी लिख सकते हो। पहली पद्धति का क्या है, यहाँ पर हमारे पास मात्रक है, पहली पद्धति का मात्रक। इसी प्रकार से N2 क्या है, दूसरी पद्धति में अंकित मान। और U2 क्या है हमारे पास, दूसरी पद्धति का मात्रक। इसके जो कुछ न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं आपकी बुक में, उन्हें भी आप हल करके देखिए। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं आपको फिर से करा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है, तो यहीं पे छोड़ते नहीं, आपको एग्जाम्पल भी करवाते हैं। अगर फिर कभी क्लास होगी इसी टॉपिक पे लेनी हो तो हम एग्जाम्पल भी करेंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा, अच्छे से आपने जानकारियाँ प्राप्त की होगी। आज हमने जो जानकारी प्राप्त की है, अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।